सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 दैट इज एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट समझा था। देन हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा था अच्छे से। ठीक है, अब मैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज एक्चुअली वेरी IMP। सो दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और PPP दैट इज अ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। ये दो चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अभी कंट्री में कैसे हो गया है डिटर्मिनेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो हमारा पहला चीज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये हो गया है हमारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, हमारा एक्सचेंज रेट अभी कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। सो ब्लर हो रहा है कि क्लियरली दिख रहा है बोर्ड पे? मैम क्लियर दिख रहा है। ओके फाइन, ठीक है। चलो हम लोग कब डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी, पर्टिकुलरली एक्सचेंज रेट मतलब दैट इज अ प्राइस, ऐसा समझ लो। जब डॉलर का रेट कम हो तभी हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ये क्या कैसे करते हैं जनरली? when our country demand more foreign currency, कब? जब डॉलर का रेट क्या होगा, कम होगा, राइट? कम होगा, कम डॉलर का रेट कम, ज्यादा डिमांड करेंगे। और अगर ज्यादा होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी फॉर द फॉरेन करेंसी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही सेम रिलेशन है यहाँ पे भी जस्ट बताया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड। So the demand for the foreign exchange represents the demand for the goods and services when goods or technical services are demanded made in dollars। यहाँ पे हम लोग डॉलर्स में देखेंगे। So the demand for imports depends on the price of the product and the quantity demanded। So हमारा वही उसके ऊपर ही हम लोग कितना डिमांड करें भाई इम्पोर्ट्स, तो वो कैसे डिपेंड करेगा कि भाई प्राइस क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, राइट? तो वो सब चीजों को हम लोगों को देखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग खरीदते हैं कुछ भी। तो when the demand of the commodity increases, the imports will be more costly। सीधी सी बात है, जब हम लोग ज्यादा करेंगे डिमांड तो imports क्या हो जाएंगे, जनरली कॉस्टली हो जाएंगे। So this will reduce the demand and the demand curve is presented here shows the downward slope with the exchange rate changes in the exchange rate affects the demand for the product। So the demand depends on the elasticity of demand। Elasticity you know that is a change in demand। देखो जो भी नेसेसिटीज होती है ना हमारे देश में, जो चाहिए होता है, जैसे हम लोगों को मशीनरी चाहिए, हम लोगों को या तो कुछ फूड ग्रेन से रिलेटेड कुछ नेसेसिटीज वाली चीजें हो हमारे कंट्री में, रिक्वायरमेंट हो, उसका प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए, डिमांड उसमें क्या होगा, उसकी डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे अपने को, क्योंकि वो नेसेसिटी है, राइट? और अगर जो नेसेसिटी वाली चीजें नहीं है, लग्जेरियस में आ जा रही है कुछ चीजें या क्या, तो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में फिर एक्सचेंज रेट कैसा चल रहा है तो हमारी डिमांड में अपने को चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे काट साट के मैं क्या बोल सकती हूँ कि बहुत अगर नेसेसिटी है तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ भी जाता है तो भी हम लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा उसमें देखने को, उतना उतने का उतना ही रहेगा जनरली, या थोड़ा बहुत चेंजेस आया तो ठीक है। बट इलास्टिसिटी में क्या होगा कि ज्यादा चेंज देखने को अपने को मिलेगा। इलास्टिक डिमांड है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कैसे? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, राइट? तो ये चीज अपने को किस में देखने को मिलेगी, लग्जेरियस वाली आइटम्स में अपने को ऐसा देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपको जनरली बताया है एक्सचेंज रेट और डिमांड, तो यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं और फिर उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करते हैं दोनों का। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सचेंज रेट
और यहाँ पे है डिमांड डॉलर्स की, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है आपको कि $1 20 रुपए। कितना दिखाया है? $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज, ठीक है। तो डिमांड है $500 की। कितनी डिमांड है? $500 की। अब हो गया $1 फॉर एग्जाम्पल 30, $1 हो गया 30। अब मुझे बताओ डिमांड क्या हो जाएगी डॉलर्स की, ज्यादा के कम क्या हो जाएगी? $1 30 का। अब $1 30 रुपीज का मिल रहा है मेरे को, तो डिमांड क्या होगी जनरली? कम हो जाएगी कि ज्यादा? बताओ जल्दी। पहले $1 20 रुपए का मिल रहा था, तो $500 मैं डिमांड कर रही थी। अब क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ये बताओ। कम। कम। So say for example $400, फिर $1 इक्वल्स टू 40 हो गया, तो अब और क्या होगा? और भी कम होता जाएगा। Say for example $300, फिर $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज हो गया, तो और कम, क्योंकि डिमांड कम कर दूंगी मैं उस चीज की, मेरे को महंगा पड़ रहा है ना। $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज हो गया, तो मैं सिर्फ कितना डिमांड करूंगी? सिर्फ $100 फॉर एग्जाम्पल। ये हाइपोथेटिकली हम लोगों ने लिया है कि इस तरीके से रिलेशन बताने के लिए कि एक्सचेंज रेट और डिमांड का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर मेरे को बनाना हो तो हम ग्राफ किसे बनाएंगे? इट्स जस्ट लाइक अ सो सिंपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दूं। तो यहाँ पे लूंगी मैं डिमांड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लूंगी मेरा हमारा रुपीज जो है, एक्सचेंज रेट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पे प्राइस और एक्सचेंज रेट हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दो, यहाँ पे हमारा आएगा $100, $200, $300, 400 और 500, ठीक है। अब क्या होगा जनरली? 20 रुपए जब थे तो डिमांड थी $500 की, ठीक है, ये रहा। फिर 30 हो गया तो $400, फिर 40 हो गया तो $300, 50 तो 200, 60 तो 100। तो ये हम लोगों को पॉइंट्स मिली ना सारी, इनको क्या कर देंगे हम लोग? तो ये मेरे को मिल गया वही डिमांड कर्व। क्या मिल गया अपने को? डिमांड कर्व, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं सप्लाई में आऊं, तो सप्लाई में क्या होगा जनरली? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कौन कर रहा है अभी? ऐसे समझ लो यूएसए कर रहा है और डिमांड हम लोग कर रहे थे, राइट। तो उस वजह से इफेक्ट आएगा ना। सेम एज इट इज अगर हम लोग यहाँ पे मैं लूं एक्सचेंज रेट, यहाँ पे लूं मैं सप्लाई ऑफ डॉलर्स, ठीक है। अब बताओ $1 इक्वल्स टू 20 था फॉर एग्जाम्पल, तो सप्लाई क्या होगी? से फॉर एग्जाम्पल $100 की, क्योंकि 20 है तो उसको इतना फायदा ही मिलेगा, कम सप्लाई करेगा भाई। फिर जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बताओ, सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ेगी कि कम होगी? टेल मी, बताओ जल्दी। अब यहाँ पे आपको कौन से एंगल से सोचना है? यूएस ज्यादा होगी। ज्यादा होगी,
तो से फॉर एग्जांपल $200 सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको तो फायदा मिल रहा है, $1 30 रुपए का हो गया है। फिर $1 इक्वल्स टू 40, तो सप्लाई क्या करेगा, $300। फिर $1 इक्वल्स टू 50 और फायदा पे, तो और ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि फायदा हो रहा है ना उसको। $1 इक्वल्स टू 60, तो $500 सप्लाई करेगा। तो इसका रिलेशन ऐसे चलता है। तो यहाँ पे है पॉजिटिव रिलेशन, और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव रिलेशन था। समझे? अगर मुझे सेम एज इट इज सप्लाई कर्व बनाना हो, तेरा क्यों जा रहा है? अच्छा, सेम एज इट इज प्राइस सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ पे सेम एज इट इज मैं लूंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब 20 पे कितनी है सप्लाई, 100। 30 पे 200, 40 पे 300, 50 पे 400, 60 पे 500। सो ये मेरे को पॉइंट्स मिले, तो ये मेरा हो गया सप्लाई कर्व। क्या है मेरा ये सप्लाई कर्व, राइट। तो ये दोनों अलग अलग तो बन गए हमारे। ये यहाँ पे देखो, ये अपवर्ड स्लोपिंग है और ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। यहाँ पे क्या है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है और यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर मेरे को क्लब करना हो दोनों का, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को क्लब करके अभी बनाते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस। यहाँ पे नीचे क्या लेंगे हम लोग, डिमांड सप्लाई दोनों लेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। सो ये 100, इधर 0, 200, 300, 4, 5, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, और 60 भी गया, ओके 60। चलो, सो पहले डिमांड का हम लोगों को भी डॉटिंग करना है, यहाँ पे हम लोग इसे लाइंस भी बनाएंगे। सो 20 पे 500, सो 20 पे 500, तो ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे डॉटिंग, ठीक है। फिर 30 पे 400, 30 और ये 400, ठीक है। फिर 40 पे 300, 50 पे 200 और 60 पे 100, ठीक है। तो ये हमारा बना डिमांड कर्व। सेम एज इट इज यहीं पे सप्लाई 20 पे 100, 20 पे 100, 30 पे 200, 40 पे 300, तो यहाँ पे डबल कर दे रही हूँ हाँ, मैं ऐसे सर्कल ये वाला कर रही हूँ सप्लाई में। फिर 50 पे 400 और 60 पे 500, ठीक है। So it's just like a, so ये जो पॉइंट आई, दिस इज द इक्विलिब्रियम, मतलब $1 $1.40 पे, देखो ये वाला जो पॉइंट है, दोनों में डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इस तरीके से मार्केट में एक्चुअली डिटरमाइन किया जाता है हमारा क्या, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट, कि भाई मार्केट में अकॉर्डिंग जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल, ठीक है।
इसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। अभी किसी बार डिमांड अगर ज्यादा हो गई तो सीधी सी बात है एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, फिर अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे असर पड़ता है। इस तरीके से पूरे मार्केट में, आप इवन फॉरेन मार्केट ले लो या शेयर मार्केट ले लो, ठीक है, उनमें इवन शेयर मार्केट में भी इसी तरीके से हमारा डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट, सेम एज इट इज। हम लोग सेम एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे जनरली क्या लिया है हम लोगों ने, डॉलर्स में लिया है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिटरमाइन होता है, डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट, ठीक है, कैसा मार्केट में। अब जैसे अभी आपको पता है कि $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज चल रहा है, मतलब $1 कितना महंगा है, राइट। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सामने सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है यूएसए से। अगर यूएसए सप्लाई बहुत ज्यादा करने लगेगा तो डॉलर का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इट्स सो सिंपली। ऐसे ही सेम तरीके से दूसरे कंट्रीज के साथ भी करेंसीज डिसाइड होते हैं, बट यहाँ पे जनरली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी दैट इज अ डॉलर्स, उसी में यहाँ पे शो किया जाता है। ओके, सो बस आपको एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में यही बताया कि डिमांड के बारे में थोड़ा बताना है, उसका टेबल आप फॉर्म में बता सकते हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हो। सप्लाई के बारे में भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन, और इसका स्केड्यूल बना दो, ग्राफ बना दो, और फाइनली एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन बताओ, दोनों का साथ में क्लब करके सीधा डायग्राम बनाओ, और फिर उस ग्राफ को एनालिसिस कर दो उसका। इट्स सो सिंपल, आंसर खत्म आपका। मैम ये सब ऑनलाइन एग्जाम में आएगा क्या? आपने ऑनलाइन एग्जाम प्रेफर किया है? हाँ। यस मैम। सबने? यस। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम्स में तो एमसीक्यूज वगैरह पूछेंगे ना, 35 कुछ एमसीक्यूज होंगे उसमें से। हाँ 35 MCQ होंगे, उसमें से 25 सिर्फ आंसर करने हैं। अटेम्प्ट करने अपने तो को। उसमें, हाँ उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस या कुछ हो गया? ऑनलाइन मैम नहीं उसमें क्या होंगे क्या पूछवाएगा, एक बार बता उसमें ना, दोगे? एमसीक्यूज पूछेंगे, एमसीक्यूज। तो आपके ना टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए, हाँ मैम। पर ना उसको लुक देना काफी अच्छे से। देखो उसमें, देखो पूछा है कि भाई एक्सचेंज रेट अगर बहुत सारे अलग, इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिक्रीज देन द डिमांड, व्हाट अफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के सप्लाई ऑफ मनी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे सब चीजें पूछेंगे। तो जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो आप बताओगे ना आंसर। भाई फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कम है डिमांड से, ये आप एमसीक्यूज इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर कौन से एक्सपर्ट ने या कौन से इकोनॉमिस्ट ने ये क्या बोलते हैं अपने थ्योरी दी है, मैम डेफिनेशंस पूछी जाएगी एमसीक्यू थ्रू? एमसीक्यूज थ्रू पूछ सकते हैं डेफिनेशन, हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर से तो क्या पूछेंगे, इस चैप्टर के अंदर से तो जनरली ये पीपीपी रिलेटेड पूछेंगे, या फिर एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग क्या है, ऐसा सब ठीक है पूछ लेते हैं। मैम इम्पोर्टेंस टिक करवा देना ना। इम्पोर्टेंस देखो, अभी आप ऑनलाइन दे रहे हो तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर्स कैसे मैं टिक करवाऊं, वैसे तो मैं बता दूं कि क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब आप सब मैम लोग बता, क्या बोल रहे हो विश्वा? मैम एक बार IMP करवा दो ना टिक। अच्छा अच्छा, ओके। देखो इस चैप्टर में से जो आईएमपी है, चैप्टर यूनिट 4 में से है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सेकंड नंबर, देन थर्ड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एक चीज आ सकती है इसमें से कोई भी एक, बड़े अगर देना हो तो, बट उसके और में निकल जाएगा फिफ्थ और सिक्स, मतलब पीपीपी थियोरी आती है ऑलवेज। इस चैप्टर में से कुछ नहीं करो, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी करो ना, आप इजीली वो क्लियर कर सकते हो सेक्शन। और इवन आई थिंक मैंने सुना कि ऑफलाइन में भी सिर्फ 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे तो भी इनफ है, ऐसा कुछ है। ऑफलाइन में भी पेपर स्टाइल जो आई हुई है हाँ मैम, ऐसी आई है ना। यूनिट 1 के ऑप्शन में यूनिट 2 है और यूनिट 3 के ऑप्शन में यूनिट 4 है।
अच्छा ओके, मतलब सीधी सी बात है। और हम लोगों ने तो यूनिट 1 और यूनिट 4 ही किया है। बट एमसीक्यूज में ऐसा नहीं Yes, होगा। ma'am. एमसीक्यूज में पूरा आपसे कुछ भी पूछेंगे। बट ये जो एमसीक्यूज आपको पीछे दिए हुए हैं ना आपके टेक्स्ट बुक में, गुजरात यूनिवर्सिटी हमेशा ये कुमार प्रकाशन में से ही निकालती है, आपको मैं बता दूं। Okay, ma'am. वो 14 मार्क्स के भी जो एमसीक्यूज आते थे ना इको वाले पेपर में, क्वेश्चन तक चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम होता है मोस्टली। तो ये चीज है भाई। मैम टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू सारे कर हाँ, ये लेने टेक्स्ट के। बुक के पीछे के एक बार एमसीक्यूज को ओवरव्यू करना, अच्छे से ही पढ़ लेना। मैं तो बोलूँ अच्छे, मतलब अच्छे दिए हुए हैं। एक एक चैप्टर में 20-25 जितने एमसीक्यूज तो है, तो कवर हो ही जाता है पूरा चैप्टर उसके अंदर। तो वो अच्छे से Okay, ma'am. करो। और आईएफएस में कैसे पूछेंगे एमसीक्यू? क्या बोल रहे हो विश्वा? आईएफएस में कैसे पूछेंगे एमसीक्यू? किसमें? आईएफएस में। आईएफएस में तो बहुत कुछ है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या फिर कैपिटल, मनी मार्केट, ऐसे सब हम लोग एमसीक्यूज तो किसी भी कॉर्नर से बना ही सकते हैं ना, कुछ भी। कौन तो सा हमें कैसे कौन सा शेयर मालूम होल्डर ट्रू पड़ेगा? ओनर्स है, ऐसे सब चीजें। फिर जैसे एक और उसमें है यूनिट 4 में ही, और मनी मार्केट रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट, ये सब जो है उसमें फिर पीरियड्स पूछते हैं कि कितने पीरियड के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है, और ऐसा ये सब पूछते हैं एमसीक्यूज में जनरली। मैम उसमें तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वही बात है, सब में ही ऐसा है। आप लोगों ने ऑनलाइन चूज किया, मैं वही सोच रही हूँ। उल्टा ऑफलाइन चूज कर लेते तो क्वेश्चन आंसर लिख के खत्म करते। मैम बट ऑफलाइन हमने में रिस्क सर नहीं। को पूछा था, बट सर ने बोला कि ऑनलाइन सिलेक्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। और और मेरे टाइम मामा है ना, वो भी कितना केका मैम? शास्त्री में प्रिंसिपल है, तो ओके उनको भी मैंने सब डिटेल में पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि मैं पर्सनली तुमको ऑनलाइन देने का ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ठीक है। एमसीक्यू सिर्फ 25 ही हो गए, हाँ वो ही आपको आंसर देने के, और हार्डली 30 to 40 मिनट्स में हो ही जाएगा। हाँ, वो तो उन्होंने हो ऐसा जाएगा। बोला। बट अभी तक ऑनलाइन की डेट्स वगैरह नहीं आई है ना, तो हाँ, डेट्स नहीं तो आई है होना, वो। हाँ मैम डेट्स मतलब नहीं आए अभी जनवरी। तक। अभी देखो इवन है ना, टीवाई वालों के भी एग्जाम्स जो हुए थे ना अभी, ये लास्ट सेमेस्टर 6 वालों के, उनमें भी ऐसा था, पहले उनका कंप्लीट कर दिया था जिनका भी ऑफलाइन था, फिर काफी टाइम, थोड़े मतलब 10-15 दिन के बाद रख के फिर ऑनलाइन उनके एग्जाम्स हुई थी। मतलब जिनके घर में भी अभी जैसे कोई नहीं जा सकता है, या फिर कोविड का केस है या क्या, तो उन लोगों ने प्रेफर किया था ऐसे। मेरे एक दो स्टूडेंट्स थे जो जो प्रेफर किए थे, जिन्होंने ऑनलाइन, बट काफी मोस्टली तो ऑफलाइन ही दिया था बहुत सारे जनों ने। ऑफलाइन में मैम क्या है, ऑफलाइन। सिंपली जल्दी 7 तारीख से 16 तक तो खत्म भी कर दे रहे हैं। और देखो 2 चैप्टर्स ही कर रहे हैं, तो 2 चैप्टर्स में मैं आपको आईएमपी बता दूं तो बस यही क्वेश्चन, जैसे वो रिकार्डो वाला वो आता ही आता है, पीपीपी आता ही आता है, तो ये निकल जाए सीधा सीधा। और 14 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू पीछे से कर दो, वो भी हो जाए फटाफट ऐसा। एमसीक्यूज इसमें से ही आएंगे और कहीं से नहीं देंगे वो लोग। बट कंसेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे ना, कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएंगे, बात वो है। ओके मैम। आईएफएस तो कितना बड़ा है, अब सोचो, राइट शेयर, बोनस शेयर, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो वो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप करेक्टली आंसर दे पाओगे। और आईएफएस में कहाँ है एमसीक्यू, बुक के पीछे या क्या? इको में है तो चल जाए, क्या भाई अपने ने एमसीक्यू पढ़ लिया इसके अंदर से, तो बाकी थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया। क्या बोल रहे हो? मैम आप आईएफएस में भी आईएमपी दोगे ना? हाँ, आईएफएस में भी मैं बता दूं कोई क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है या क्या है। बट हाँ मैम। आईएफएस में जनरली क्या होता है, बहुत सारे यूनिट्स है। देखो जैसे यूनिट 3 में 3 चैप्टर है अंदर से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ना तुम लोग 2 अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, उन 2 में से भी हम लोग आईएमपी बता देते हैं। तो तीसरा तो करने का ही नहीं अपने को वो चैप्टर, तो वो और में वैसे भी और में निकल ही जाता है। बट अभी तो ऑनलाइन एग्जाम है, तो फिर एमसीक्यू वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना ही पड़ेगा सब चीजें। मैम बेटर हाइलाइट्स कौन थोड़ी सा होगा, देखनी ऑनलाइन पड़ेगी। की ऑफलाइन? हाँ बट मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं अगर बोलूं तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं वैसे भी, और
ऑफलाइन अगर दे दे अपने तो खत्म हो गई बात, और 2 क्वेश्चन आंसर लिख कर आकर, क्योंकि पता है अपने को 2 ही अपने को लिखने हैं और एमसीक्यूज होंगे तो 50 मार्क का ही है। पर मैम ऑफलाइन में बहुत रिस्क है, एक्चुअली मेरी कजिन ने भी दिया था ऑफलाइन, तो Okay. उसको एग्जाम के नेक्स्ट डे उसको कोविड हो गया। अच्छा ओके, हाँ तो वो तो थोड़ा बहुत अभी अपने को ध्यान रखना पड़े, में प्रिवेंटिव मेजर्स लेके जाना पड़े अच्छे से सब कुछ। मैम प्रिवेंटिव मेजर्स तो वो चेकिंग भी हो रही है, फिर भी ऑफ कैसे आया? वो तो अभी थोड़ा बहुत अभी बार बार निकलते करते हैं तो ठीक है, चलो अभी घर पे बैठ के तो ठीक है दे सकते हैं, कोई वादा नहीं है। बट यहाँ पे आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि ये थियोरी किसने दी। फिर सेकंड चैप्टर में भी ऐसा है, मैं सेकंड चैप्टर का भी आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर में भी यही है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वो आपने को पढ़ने की। फिर क्या बोलते हैं, मैं जो जो बोलूँ ना वो टिक करते जाओ, एक काम करो बुक के अंदर, तो आप उतना ही पढ़ो ना फिर अच्छे से। सेकंड चैप्टर तो बहुत पानी है, उसमें से यही कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है उसकी फॉर्मूला पूछ ली या उसकी डेफिनेशन पूछ ली, वो आपको दी हुई है पेज नंबर 35 पे। ओपन कर दो और मैं बताती जा रही हूँ। फिर इसमें आपको दिया हुआ है ये वाला पेज है, एक्चुअली पेज नंबर 39 और 40 पे डिमांड और ये दिया हुआ है सप्लाई रिलेटेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कब फेवरेबल होगा, कब वो होगा, वो चीज बताई है। तो आई थिंक एमसीक्यू में हो रही होगी, एक मिनट में देख लूं। हाँ देखो एमसीक्यू में ये टर्म्स ऑफ ट्रेड की फॉर्मूला दी हुई है अपने को, तो वो फॉर्मूला पूछ ले। और फिर है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी नाम है ना, जो भी इकोनॉमिस्ट के, वो नाम याद करना। जैसे रेसिप्रोकल डिमांड वाली थियोरी किसने दी, तो जेएस मिल ने दी। तो जेएस मिल ने किसके बेसिस के ऊपर दी, तो जेएस मिल ने पूरी की पूरी रिकार्डो वाली थियोरी को ही डिमांड के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसके अंदर, वो बताया है। तो रिकार्डो वाले थियोरी को, एडम स्मिथ और रिकार्डो वाले थियोरी पे ही उसने काम किया है जेएस मिल ने। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि उसने कौन से बेस ली हुई है थ्योरी वगैरह, तो ये जेएस मिल कौन था, ऐसा सब कुछ। और जेएस मिल ने 14 की एज में ही वो इकोनॉमिस्ट बन गया था भाई, जेएस मिल बहुत छोटी उम्र में। फिर आपका ये पूछेंगे कि मीनिंग ऑफ ऑफर कर्व, ऐसा एमसीक्यू में बना के दे सकते हैं कि भाई उसकी मीनिंग दे दे, फिर हम लोग ऑप्शंस दे दे कि ये क्या है, तो ऑफर कर्व की मीनिंग वगैरह। और ऑफर कर्व्स की थ्योरी किसने दी, तो मार्शल ने अपने को प्रोवाइड की हुई है ये ऑफर कर्व की थ्योरी, ऐसा सब कुछ। ये फिर मैम ये चीजें सब कुछ ऑफलाइन के लिए भी आईएमपी है? क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ ऑफलाइन के लिए भी आईएमपी है? ऑफलाइन में ये 2 थियरी, मैं तो आपको बोलूं ये 2 थियरी करने की, मार्शल की और मिल्स की, मैं आपको करवाती ही वही 2 थियरी, क्योंकि पूछते ही वही है। एक ना एक थियरी तो आती है उनमें से। जैसे उसमें फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया रिकार्डो और एडम स्मिथ, उनमें से एक ना एक तो आएगी। उसके और में हेक्सरोलिन आती है, वो तो निकल जाने वाली है वैसे भी। इनमें से भी आपको और में मिल जाएगा, भाई रिकार्डो करो या मार्शल करो, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट और में आ रहा है ना। तो मैं इम्पोर्टेंट जो भी नाम वाली थियरी है ना, वो पूछते हैं हर साल पूछते हैं। फिर ये पीपीपी थियरी क्या है, फिर किसने दी, तो गुस्ताव कैसल, वो इकोनॉमिस्ट है, उसने प्रोवाइड किया है ये परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी आपको मैं बताऊं तो इट्स सो सिंपल कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस बताया कि दैट इज अ लॉ ऑफ प्राइस ऑफ वन असेट एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है पीपीपी थियरी में, जैसे एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे हमारे कंट्री कबोर्ड लेते अपने, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप ले सकते हो। सो एक्सचेंज रेट डिटरमाइनिंग के लिए ही होता है ये पीपीपी थियरी, दैट इज अ परचेजिंग पावर। हर एक कंट्री में अलग अलग उस चीज का रहता है, प्राइस रहता है पर्टिकुलरली। सो अगर यूएसए और मैं इंडिया लूं,
तो यूएसए में से फॉर एग्जाम्पल कबोर्ड का प्राइस है $20, ठीक है, और इंडिया में वही कबोर्ड का प्राइस है 1500 रुपए, ठीक है। तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग है, ये यूएसए के अकॉर्डिंग है। मतलब हम लोगों को क्या लेके आना है कि $1 इक्वल्स टू हाउ मच। यहाँ पे क्या हुआ, $1 कितना आएगा, जब $20 के सामने अगर मैं ये 1500 रुपए, मतलब एक जितना ही है। सेम कबोर्ड, ऐसा सोचो कि सेम कबोर्ड अगर यूएसए से खरीद रही हूँ तो $20 में मिल रहा है, और अगर इंडिया से खरीद रही हूँ तो 1500 में मिल रहा है। तो ये डिसाइड करेगा एक्चुअली कितना परचेजिंग पावर है और कितना एक्सचेंज रेट, फिर इसके ऊपर डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। ओके, कितने पर्टिकुलर कस्टमर में खरीदने की क्षमता है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। तो ये $1 इक्वल्स टू कितना आएगा, कैलकुलेट तो करो। 75 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आंसर, 75 75। सो $1 इक्वल्स टू 75 आ गया, समझे। बट अभी फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट, भाई ये तो हम लोगों ने इसके बेसिस पे निकाला। अब मार्केट रेट चल रहा होगा $1 इक्वल्स टू ₹60 फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी पर्सन को सस्ता कहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर $1 इक्वल्स टू 60 है, मतलब $20 मैं 60 से इंटू करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा 1200, ठीक है, और इंडिया में 1500 का पड़ रहा है। मतलब सस्ता कहाँ पे पड़ रहा है अपने को, यूएसए में सस्ता पड़ा है, भाई सेम चीज। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीजें कांस्टेंट, अभी सेम कबोर्ड, सेम टाइप का, सेम पर्टिकुलर उसके फीचर्स वगैरह सब कुछ वैसा सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में। बट ये थ्योरी बनाने के लिए हम लोगों को ऐसा अजम्पशंस लेने पड़ते हैं कुछ, तो फिर उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये मार्केट रेट है और ये यहाँ पे वहां पे परचेजिंग कैपेसिटी है, भाई 1500 का है वहां पे, और ये यूएसए में $20 का है, ऐसे। तो ये पूरी थियरी रेडी होती है इसके बेसिस पे। ऐसे ही ये थियरी पूरी प्रेजेंट किसने की, फिर ये थियरी की जो क्या बोलते हैं अपने डिफाइन है, देखो ये डिफाइन भी इसकी वही दी हुई है कि द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल परचेजिंग पावर। सो ये जैसे डेफिनेशन हो गई, या फिर किसी के भी ऊपर से डेफिनेशन पूछ ली परचेजिंग पावर की, ऐसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी के दो टाइप्स है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, समझे। और ये मैंने जो आपको बताया वो एब्सोल्यूट रिलेटेड बताया कि भाई ये एब्सोल्यूट तरीके से है। रिलेटिव में हम लोग इन्फ्लेशन रेट देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे यूएसए में इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस देखा कि भाई दो कंट्री में कैसा प्राइसिंग है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट निकाला। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रिलेटेड ना, लेकिन रिलेटिव वाले में क्या देखते हैं हम लोग, रिलेटिव वाले वर्जन में कि कितना चेंज हो रहा है प्राइस, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चेंज नहीं देख रहे हैं एब्सोल्यूट वर्जन में, यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट ले लिया कि भाई इसका प्राइस इतना है। बट रिलेटिव में हम लोग चेंज देखते हैं कि कितना चेंज आया, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का हम लोग चेंज देखते हैं। इंडिया में भी ऐसा, यूएसए में भी ऐसा, कि कितना चेंज आया, कितना प्राइस बढ़ा, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं अपने। तो रिलेटिव, और ये आपसे पूछ सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी कितने टाइप्स है उसके, तो आपको बताने हैं दो टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ऐसा। तो ये जनरल से चीजें पूछ सकते हैं आपसे। और उसके फिर लिमिटेशंस तो आई थिंक सो एमसीक्यू में तो नहीं देंगे। और जैसे बताया कि हाउ इज द डिमांड कर्व ऑफ द एक्सचेंज रेट, तो आप बता सकते हो कि नेगेटिवली स्लोप। सप्लाई कर्व कैसा होता है एक्सचेंज रेट का, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ऐसे ऐसे इजी चीजें पूछते हैं। देखो लिखा है ना, what shows the absolute type of purchasing power parity theory. So who decides exchange rate, how changes in exchange rate, how much changes in exchange, how much वाला नहीं होता है यहाँ पे particularly.
सो यहाँ पे जनरली क्या होता है, हाउ डिसाइड्स एक्सचेंज रेट, हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं एक्सचेंज रेट को एब्सोल्यूट में, चेंजेस जो हो रहा है वो रिलेटिव वर्जन में आ रहा है, कि भाई ये लिखा है ना हाउ मच चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, वो जो चीज पर्टिकुलर देखनी पड़ती है वो रिलेटिव वाला है। तो ऐसे जनरल सी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। फिर कौन से इकोनॉमिस्ट ने परचेजिंग पावर पैरिटी दिया हुआ है, सो गुस्ताव कैसल, ठीक है, ऐसा सब पूछते हैं। फिर विच इंडेक्स यूज इन द रिलेटिव, तो प्राइस इंडेक्स यूज होता है रिलेटिव वर्जन में ऐसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, सो दैट इज प्राइस ऑफ द गुड्स, सिंपल, ये सब चीजें। फिर इन विच सिस्टम पीपीपी थियोरी टू एक्सचेंज रेट इज इम्प्लीमेंटेड, सो गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आई थिंक, एक मिनट, हाँ, नॉन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी जो कन्वर्ट नहीं हो सके, गोल्ड स्टैंडर्ड पहले का था, हाँ, पीपीपी अब भी करंटली जो है वो नॉन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी जो कन्वर्ट नहीं हो सके, ऐसी चीज है। तो ये जो पीछे एमसीक्यूज वगैरह दिए हैं थोड़े इस तरीके से आपसे पूछ सकते हो, और तो क्या पूछेंगे। फिर इधर ये भी दिया हुआ है कि गिव द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट हु एडवोकेट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो प्रोफेसर मिल्टन फ्रेडमैन, प्रोफेसर ग्राहम। तो ये ना 1 मार्क्स वाले भी पीछे दिए हुए हैं, 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स, उसको भी एक बार जस्ट रिव्यू करना, वो भी आपके लिए काफी अच्छे से बेनिफिट होंगे। फिर उसकी ये इक्वेशन भी है रिलेटिव वर्जन वाली, तो वो वाली एक बार इक्वेशन भी देखना कि कैसी है। आपके बुक में एक्चुअली दूसरे तरीके से दिया है, और वैसे हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ना वो दूसरे तरीके से है, इसमें आपके बुक में अलग दी हुई है थोड़ा, और मिस्टेक भी किया है थोड़ा सा। एक्चुअली पेज नंबर खोलो 103, उसमें आप देखो रिलेटिव वर्जन इंडिया 1500 दिया और नीचे कैलकुलेशन में 150 लिया है, तो वो थोड़ी मिस्टेक की है थोड़ा इसके। और एब्सोल्यूट वर्जन में तो जो मैंने एग्जांपल बताया ना आपको वो वैसा ही है। तो ये सब पूछ सकते हैं आपसे। अभी तो टाइम है, आप में कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर कुछ भी ऐसे थियोरीज में है तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी आपको सिंपली, तो आपको पता चले सारी चीजें, तो आप लिख सको ना वो चीज। और फिर ऐसा होगा ना तो वही चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे आपसे, तो हो जाए 1 लाइनर एमसीक्यूज ऐसे सब डिस्कस कर ले हम लोग, तो आपको भी आ जाए, कंसेप्ट भी पता चल जाए आपको, ठीक है, ओके, यस, ओके मैम। ठीक है। तो पीपीपी थियोरी थोड़ा मैं डिटेल ले लूंगी नेक्स्ट टाइम, और हम लोग एमसीक्यूज वगैरह ले, आपके पास अभी तक तो डेट्स आई नहीं है कुछ भी, हम कर लेंगे। और फिर मैं यूनिट 2 की भी एक थियोरी होगी ना, तो क्योंकि पीपीपी तो इजी है एकदम, तो यूनिट 2 की भी थियोरी होगी ना तो मैं वो ले लूंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ऐसा सब कुछ इजी एकदम, ठीक है, ओके मैम। बाय बाय।